दोस्तों, भारत की आवाज लता मंगेशकर एक समय जहर से लड़ रही थी। यही आवाज जिस पर पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता था, जिनके गानों पर लोग रोते थे, हंसते थे, प्रार्थना करते थे। उसी आवाज के साथ एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दौर था 1963 का। लता मंगेशकर अपने करियर के शिखर पर थी। दिन में कई रिकॉर्डिंग, स्टूडियो से स्टूडियो का सफर। हर संगीतकार को यकीन, अगर लता है तो गाना अमर हो जाएगा। लेकिन इसी भाग दौड़ के बीच एक दिन हल्का बुखार। शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा थकान है, आराम से ठीक हो जाएंगी। पर बुखार गया ही नहीं, कमजोरी बढ़ती चली गई और फिर धीरे धीरे वो होने लगा जिससे हर कोई डरता था। लता की आवाज साथ छोड़ने लगी। देश अभी अभी 1962 के युद्ध के जख्मों से उबर रहा था। रेडियो पर हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में गूंज रहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों। 27 जनवरी 1963 लता ने मंच पर गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू बह निकले लता की आवाज सुनकर। पूरा देश जान गया यह सिर्फ गाना नहीं, भारत की भावना थी। लेकिन वही आवाज जिसने देश को रुलाया अचानक खुद दर्द में चली गई। वैसे तो शुरुआत हल्की थी, थकान, हल्का बुखार, लेकिन दिन बीतते गए और लता मंगेशकर की हालत बिगड़ने लगी। सुर जो कभी फिसलते नहीं थे, अब साथ नहीं दे रहे थे। रिकॉर्डिंग रुक गई, स्टूडियो खाली, संगीतकार इंतजार में, डॉक्टर बदल गए, इलाज बदल गए, पर बीमारी की जड़ कोई नहीं समझ पा रहा था। घर में डर का माहौल। कुछ डॉक्टर कहते ये सामान्य वायरल नहीं, कुछ कहते शरीर किसी और चीज से लड़ रहा है। तभी पहली बार शब्द सामने आया, स्लो पॉइजनिंग। ये शब्द न अखबार में था न प्रेस में, पर परिवार के भीतर एक सन्नाटा। लता मंगेशकर ने सालों बाद कहा, मुझे महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है। शक खाने पर जाने लगा। घर में सब सुरक्षित था, पानी, दवाइयाँ, लोग, लेकिन जो रोज शरीर में जाता था वो था खाना, और खाना बनाता था घर का कुक। परिवार ने सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाया, बिना सबूत। आरोप सिर्फ खतरे को बढ़ाता है। लेकिन एक बात ध्यान में आई, खाना खाने के बाद लता जी की तबीयत अक्सर और बिगड़ जाती थी। फिर एक दिन कुक अचानक बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला गया। फिर कभी लौट कर नहीं आया, ना कोई वजह। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। लता मंगेशकर की छोटी बहन सिंगर उषा मंगेशकर ने फैसला किया, अब किचन परिवार के हाथ में रहेगा। बाहर का खाना बंद, अजनबी लोगों की एंट्री बंद, हर चीज पर निगरानी। ये फैसला बदले के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए था। लता मंगेशकर महीनों तक गा नहीं सकी। रिकॉर्डिंग रुक गई, फिल्मों का काम ठप, लेकिन रेडियो पर उनके गाने लोगों के होठों पर बने रहे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, तकदीर का फसाना। आवाज खामोश थी लेकिन मौजूदगी जिंदा थी। करीब 5-6 महीने बाद धीरे धीरे लता मंगेशकर की आवाज लौटने लगी। 1964 आते आते लता स्टूडियो लौटी, और फिर आया वो दौर जिसने इतिहास रच दिया। लग जा गले, नैना बरसे, अजीब दास्तां है ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये उस आवाज की वापसी थी जिसे कोई हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था। आज भी सवाल बाकी है, अगर जहर था तो किसने दिया? कुक क्यों चला गया? मामला अदालत तक क्यों नहीं पहुंचा? कानूनी जवाब नहीं, लेकिन डर सच बनकर साथ रहा। ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं, ये कहानी है उस कीमत की जो महान बनने के साथ चुकानी पड़ती है। कुछ सच्चाइयां कभी साबित नहीं होती, लेकिन जिंदगी भर डर बनकर साथ रहती हैं। महान आवाजें भी असुरक्षित होती हैं। दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ ऐसा क्यों हुआ? किसने किया? कैसे हुआ? आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, जाते जाते हाइप करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।